नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट विथ पेज नंबर 35। बी वाला राइट हैंड साइड पे है सरफेस एनर्जी। उससे ऊपर जो येलो बॉक्स है उसमें लिखा है कि सरफेस टेंशन ऑफ सम लिक्विड एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये आपको रटना है, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तो प्लीज़ रटना है। हो सकता है आंसर इन वन सेंटेंस या एमसीक्यू वगैरह में आ जाए, तो येलो बॉक्स को ज़रा एक बार रट लो आप लोग, ठीक है। अब आते हैं उसके नीचे राइट हैंड साइड बी वाला सरफेस एनर्जी। ज़रा ध्यान से देखो, सरफेस एनर्जी मतलब क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर ये एक कंटेनर है, ठीक है, तो लिक्विड अगर यहाँ तक भरा है, कहाँ तक भी भरा हो, ये उसका सरफेस है। इस सरफेस पे कुछ एनर्जी होती है, उस एनर्जी को बोला गया सरफेस एनर्जी। अब वो एनर्जी कौन सी होती है, वो एनर्जी को प्रोड्यूस करने में क्या खर्च होता है वगैरह वगैरह, ये सब हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। अभी ज़रा ध्यान से देखो क्या हो जा रहा है कि यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स है या जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, ठीक है, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स है। हाँ, अभी एक बात याद रखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह पर है लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। जो एकदम बॉटम पे है उसकी एनर्जी लो है, जो एकदम टॉप पे है उसकी एनर्जी वेरी मच हाई है। तो मैं कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूँ? द एनर्जी विच इज़ डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन, उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखो यहाँ पर जो एनर्जी की बात हो रही है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज दैट एनर्जी विच डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल या एटम। तो ये सबसे नीचे है तो इसकी लो पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल टॉप लेवल या फिर सरफेस तक पहुंच जाता है तो उसके पास क्या हो जाएगी? हाई एनर्जी। हाई एनर्जी कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? तो ये हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन याद रखो, सबको पता है कि हर एक ऊपर जाने वाली चीज़ को अर्थ की ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है। ये सब मानते हो कि नहीं? नेचुरली मानते हो। ये देखो ऊपर से नीचे आया मारकर, तो एवरीथिंग विच गोज अप हैज़ टू कम डाउन। वाई? उसकी मर्जी नहीं है मगर ग्रेविटी खींच रही है। तो हम लोग इस बेस पे क्या बोलेंगे कि एवरी मॉलिक्यूल हैव अ टेंडेंसी टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। समझा क्या? ये नेचर है, ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी every molecule has a tendency to minimize its potential energy। वो क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है। समझ में आया? अब ज़रा ध्यान से सुनो। Have you seen any liquid without its surface? नहीं हो सकता। हर लिक्विड का कोई ना कोई सरफेस है, मगर आपको नहीं पता विद इन द लिक्विड क्या हो जा रहा है। ये इसको नीचे खींचा जा रहा है, ऊपर वाले मॉलिक्यूल को। जैसे इसको खींचा जाता है, इसका वेरी नेक्स्ट बोलो या कुछ दूरी वाला ये इसकी जगह ले लेगा। कुछ समझ में आ रहा है? ये इसकी जगह ले लेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये ग्रेविटी, इन शॉर्ट एक्चुअली सर्कल चलते जा रहा है। समझ में आया? जो चीज़ या जो मॉलिक्यूल सरफेस पे आता है वो ही एनर्जी लेकर आता है जो एनर्जी इसके पास थी। अगर इसके पास सपोज करो 11 जूल की एनर्जी थी, ये नीचे गया, इसके समझ लो 8 या 9 जूल की एनर्जी हो गई, लेकिन जो ऊपर आया उसके पास भी 11 एनर्जी है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? बस द एनर्जी विच इज विद द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज नोन एज सरफेस एनर्जी। कुछ समझा तुम लोगों को? कोई भी लिक्विड लो, उसके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसके अंदर जो एनर्जी रहेगी दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी विच डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल या एटम। वो एनर्जी को बोलेंगे सरफेस एनर्जी। बट इन लिक्विड देखो कोई भी मॉलिक्यूल की जगह फिक्स नहीं है, सॉलिड में फिक्स होती है, इसमें फिक्स नहीं है। तो क्या हो जाएगा? और क्या हो जा रहा है कि इसकी जगह फिक्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी। तो एवरी मॉलिक्यूल हैज़ अ टेंडेंसी टू चेंज, या फिर हम ये बोलेंगे मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी बाय चेंजिंग इट्स प्लेस। जैसे वो नीचे आता है कोई दूसरा ऊपर आ जाएगा। जब ऊपर आएगा विद द सेम एनर्जी, तो ऊपर की सरफेस की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये होती है सरफेस एनर्जी। हो गया? समझ में आया आप लोगों को?
पहले बोलो इतना समझा आप लोगों को. What is surface energy? The molecules which are present on the surface of the fluid या liquid has a certain amount of energy in form of potential energy. That energy which is on the surface is known as surface energy. समझ में आ गया? ठीक है. अभी जो मैंने बोला हूँ वो आप एज अ डेफिनेशन चाहे तो लिख सकते हो. अब आते हैं क्या, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन. ठीक है, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में हम लोगों को रिलेशन देखना है. जरा ध्यान से सुनिए. रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी. हाँ, अभी ज़रा ध्यान दो, एकदम सिंपल है. उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेरिमेंटली एक ऐसा वायर का ऐसा सी शेप बनाया गया है जो इमूवेबल है, लेकिन इसके अंदर एक पतली सी या पतला सा वायर लगाया गया है जो मूवेबल है, जिसको फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते, जिसको आगे पीछे मूव कर सकते. समझ में आया? अब ध्यान से सुनो. सोप सोल्यूशन लिया गया. क्या लिया गया है? सोप सोल्यूशन लिया गया. सोप सोल्यूशन लिया गया और उसको एक जगह पे टेम्पररीली फिक्स किया गया और इसको उस सोप सोल्यूशन में डुबाकर आहिस्ते से बाहर निकाले. तो क्या हो जा रहा है, इस एरिया में ये बन जाएगा, बबल बन जाएगा, जो भी है बन जाएगा इसके अंदर सोप वाला. इतना समझा? अब देखो क्या हो जाता है, जरा ध्यान से सुनो. आपने एक चीज़ सुने हैं, ये मैं यहाँ पर रोक कर कुछ दूसरी बात बोल रहा हूँ. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? नहीं, इक्वेशन नहीं, वर्ड्स में क्या बोलता है? एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. डेफिनेशन हाँ समझ में आ गया? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ये बुक में नहीं है लेकिन 10th में था शायद. ठीक है, तो अभी सपोज करो यहाँ पर ये ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, यहाँ पर रखा है टेबल. ठीक है, मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो. मैंने इस ऑब्जेक्ट को उठाकर इसके ऊपर रख दिया, टेबल के ऊपर रख दिया. ठीक है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई. वो एनर्जी कौन सी है? द एनर्जी विच इज़ बीन गिवन बाय मी. मेरी एटीपी एनर्जी कन्वर्ट हुई. अब मैं थोड़ा बायोलॉजी में चले गया. मेरी एटीपी एनर्जी कन्वर्ट हुई इसके पोटेंशियल एनर्जी में. कुछ समझा? अब मैंने रख दिया, मेरी एनर्जी तो ख़त्म हुई लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हुई, कन्वर्ट हुई. किस में? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉक्स, ये जो भी है ऑब्जेक्ट. कुछ समझा? यहाँ से यहाँ रखने में एनर्जी गई, वो छोड़ दो, एनर्जी की बात कर लिए, लेकिन एक और चीज़ हुआ, वर्क डन. अम्मी ने बोले ये उठा के यहाँ रख, वर्क डन. समझ में आया? फिजिक्स में इसको बोलते हैं वर्क डन. अरे समझा? तो वर्क डन कैपिटल W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. फोर्स, हाँ डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो. समझ में आया? मतलब अभी गाड़ी ख़राब हो गई, ड्राइवर बोला कि भाई धक्का मारो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, वर्क डन. लेकिन उसमें क्या हो रहा है, फोर्स लगा रहा हूँ. कितना डिस्टेंस कवर किया वो पता करेगा कि मैंने कितना काम किया. जितना फोर्स लगाऊंगा उतना डिस्टेंस कवर होगा, उतना ही मेरा वर्क होगा. तो समझ में आया? तो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर मैंने फोर्स से उठाया, इसको यहाँ रखा, ये जो डिस्टेंस है और जो फोर्स मैंने लगाया वो मेरा वर्क डन था. बोले समझा? इतना समझा? वापस आते हैं इधर. वर्क डन समझा? ठीक है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझा. दो चीज़ समझी. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ये अपन ने देख लिए. दूसरा हमने क्या देखे, वर्क डन. वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ठीक है, यहाँ से उठा के यहाँ रखा. ये इतना समझा, बार बार बोलूँगा तो बोर हो जाएगी. इतना समझ गया? अब ज़रा ध्यान से देखो. नहीं, इस वजह से मेरे वीडियोस ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, मैं खुद बोर हो जाता है यार. स्टार्ट एडिट करता हूँ ना तब. स्टार्ट.
अब हम लोगों ने क्या किए थे, रिकॉल वापस से, कि हम लोगों ने एक वायर लिए थे। अच्छा, इसके लेबलिंग मैं आपके बुक के हिसाब से करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये P है, ये S है, ये Q है, ये Q डैश है, ये Q है, Q डैश इधर कहीं आने वाला है, मैं बताता हूँ। और ये रहेगा R, तो ये R डैश रहेगा इसके एकदम सामने, ठीक है। अब ये जो लेंथ है इसको L दिया गया, ये वायर, लाल वायर की जो लेंथ है इसको कैपिटल L दिया गया है आपके बुक में, ठीक है। ये L दिया गया है, हो गया। अब मैंने क्या बोला हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ कि हम लोगों ने सोप सोल्यूशन तैयार किए जिससे बबल्स वगैरह बनते हैं। हम लोगों ने एक वायर लिए जो फिक्स्ड है, इसका शेप चेंज नहीं किए, नहीं हो सकता मतलब, हाँ। मगर उसके अंदर एक लाल कलर का जो मैंने वायर बताया हूँ, ये मूवेबल है, जो फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव हो सकता है। फिलहाल टेम्पररीली इसको एक जगह पे फिक्स किए और उसको सोप सोल्यूशन में ऐसा डुबा कर निकाले आराम से, आहिस्ते से। तो इसके अंदर एक फिल्म बन गई, फ्लूइड की या लिक्विड की एक फिल्म बन गई, समझ में आ गया। अब क्या किए देखो, जैसे ही बाहर निकाले, अब मैंने इसको, इस लाल को, ये तो मूवेबल है, इस लाल को मैंने आहिस्ते से इस साइड पर खींचा, समझे, इस साइड पर खींचा। वो ज़्यादा दूर हो गया, मैं इधर खींचता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता है ना। आराम से खींचा, घप से खींचेगा फूट जाएगा, समझ में आया। तो आहिस्ते से मैंने खींचा तो सर्टन एरिया इसका बढ़ गया, बोलो बढ़ गया कि नहीं। पहला इतना ही था, अब एरिया बढ़ गया, समझ में आया। और इस एरिया को हम लोगों ने दिए क्या, आपके बुक में बोला गया dx, dx है, यही बोला ना। अच्छा, इक्वेशन में उसको dx के नाम से बोला है, पेज नंबर 36 राइट हैंड साइड, पहले पैराग्राफ के नीचे dx दिया है, ठीक है। dx इज नथिंग बट द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस स्मॉल, जो भी है, रोप बोलो या जो भी है, समझ में आया, वायर। तो ये वायर जो है इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना समझा आप लोगों को। कुछ ज़्यादा कुछ किए क्या अपने, अभी ज़रा ध्यान से सुनो। जब हम लोगों ने ऐसा किए, ठीक है, अब अगर सपोज करो मैं इस वायर को, यानी इस फिल्म को अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ऐसा नॉर्मल देखूँगा तो क्या है, वो तो ऐसे ही दिखेगा। बुक बताओ ज़रा, बुक बताओ। अभी देखो, ये ना, ये है, कब, जब ये वायर इधर था, अब समझे। अब मैंने उसको खींच के थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ज़ेबा कर दिया, देखो ये ऐसा हो गया, तो ये थोड़ा एक्सटेंड हो गया, कुछ समझ में आया। अब मैं अगर इसको, ये जो साइड से देख रहा हूँ, ये ऐसा है ना, मैं इसको ऐसा देख रहा हूँ, समझ में आ गया। अगर ऐसा देखूँगा ना, मुझे ना एक्चुअली दो सरफेस दिखाई देंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, कुछ समझ में आया। दो सरफेस होते हैं, एक इधर एक इधर। एक कॉइन ले लो, एवरी कॉइन हैज़ अ टू साइड, ऐसा करके बोलते हैं। वैसा ही इसका दो सरफेस है, याद रखो, इसकी भी कुछ सर्टन अमाउंट की थिकनेस है, समझ में आया। तो वो थिकनेस यहाँ जाएगी, लेकिन सरफेस तो हमको सिर्फ यहाँ और यहाँ ही दिखेगा, कुछ समझ में आ रहा है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर जो लेंथ इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो वो, अच्छा चलो मैं इसका फॉर्मूला सरफेस टेंशन के हिसाब से बताता हूँ। इतना समझा आप लोगों को। अगर हम लोग इसको ऐसा देखेंगे, ये ऐसा था, इसको अगर हम लोग ऐसा देखेंगे एग्जैक्टली इधर से ऐसा, तो हमको दो सरफेस दिखाई देंगी, एक इधर और एक इधर। उस बेसिस पे देखो फॉर्मूला कैसा चेंज होता है, याद रखो, ध्यान से सुना। ये फॉर्मूला जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सोप सोल्यूशन, ओनली फॉर सोप सोल्यूशन, ओनली फॉर सोप सोल्यूशन, ठीक है। अभी देखो ध्यान से सुनो, पानी का जो बबल होता है ना, उसमें ये थिकनेस नहीं आती है, ये थिकनेस नहीं आती है। अभी ज़रा ध्यान से सुनो, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, बोले जल्दी से, फोर्स पर यूनिट लेंथ, बराबर है फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर हम लोग ने लेंथ कैपिटल L से लिए है, तो मैं इसको इसलिए L से लूँगा, हो गया, बोले समझा। मगर अच्छा, और अब मैं फोर्स को, क्योंकि मेरे को फोर्स यहाँ पर यूज़ करने का है, वर्क डन में फोर्स का वैल्यू डालने का, इसके लिए मैं L को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। तो मेरा फोर्स क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू, बोलो
T इंटू एल। बोले समझा? समझा? अब इसकी जो लेंथ है, अगर मैं ये साइड से देखूं, ध्यान से देखो, ये साइड से देखूं और ये साइड से देखूं, मेरे पास दो लेंथ आ गई है। देखो सोप सॉल्यूशन के लिए हम लोग लिखेंगे कुछ ऐसा, प्लीज ये याद रखो, सरफेस टेंशन विल बी एक्सर्टेड बाय टू डिफरेंट लेयर्स या लेंथ। तो इसके लिए F बन जाएगा ऐसा। बोले समझा तुम लोगों को? समझा? अब ज़रा ध्यान से सुनो, जब मैंने कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन से उठाकर टेबल पे रखा था तो वर्क डन हुआ था और एनर्जी कन्वर्ट हुई थी, वो अलग बात है ना, वो एनर्जी का पार्ट साइड में रहने दो, वर्क डन हुआ था। वैसा ही जब मैंने ये वायर को, मूवेबल वायर को यहाँ से हटाकर यहाँ पर किया, तभी भी मैंने वर्क डन किया। वर्क डन किया कि नहीं? तो वर्क डन किया। तो इसीलिए वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। समझा? यहाँ पर फोर्स क्या है? इस एग्जाम्पल में फोर्स क्या है? T इंटू 2L। डिस्टेंस क्या है? dx। बोलो समझा? क्यों? क्योंकि दिया हुआ है। अरे समझा? आप लोग डायग्राम में बुक में नहीं है, मगर आप लोग dx लिख देना, क्योंकि उसने इक्वेशन में dx दिया है मगर यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? मैं खाली मल्टीप्लिकेशन की साइन हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? T इंटू 2L dx। बोलो समझा? यहाँ डॉट मार दो। समझा तुम लोगों को? ये वर्क डन का फॉर्मूला है। समझा? विच विल बी यूज्ड और एप्लीकेबल फॉर सोप सोल्यूशन ओनली। समझ में आ गया? अरे समझा? ठीक है, अब इतना हो गया, ये समझा आपको? अब जरा ध्यान से सुनो, व्हाट इज दिस? लेंथ। ये क्या? ये लेंथ। व्हाट इज दिस? ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ इज व्हाट? एरिया। अरे एरिया है कि नहीं? तो क्या मैं वर्क डन को क्या लिख सकता हूँ? DA। वाई DA? तो देखो DA इज नथिंग बट नेट इंक्रीज एरिया या चेंज इन एरिया। पहला एरिया यानी इसका एरिया ऐसा था, अब इसके वजह से हम लोगों का एरिया बढ़ गया, तो नेट चेंज इन एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या दिया हम लोगों ने? DA दिया। कुछ समझा आप लोगों को? देखो यहाँ पर दिया हुआ है। फिलहाल हम लोग किसका फॉर्मूला ले रहे हैं? वर्क डन। वर्क डन कब होगा? जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे तो एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। सोप सोल्यूशन लिए, उसके अंदर ये फ्रेम ऑफ वायर डुबा दिए, जिसमें से लाल वाली लाइन जो है मूवेबल है। एक फिल्म बन गई इसके ऊपर, सोप सोल्यूशन की फिल्म बन गई। अब हम लोगों ने क्या किया? आहिस्ते से इसको एक्सटेंड किए। एक्सटेंड किए तो वर्क डन हुआ। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अरे है ना, मगर हमको फोर्स के फॉर्मूले को इस सिचुएशन के हिसाब से अगर बढ़ाना है तो फोर्स का फॉर्मूला सरफेस टेंशन में आता है। सरफेस टेंशन क्या बोलता है? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। इस L को मैंने यहाँ फेंक दिया तो बन गया F इज इक्वल टू TL। ये चीज़ मैंने यहाँ पर डाल दिया, F की जगह पर TL डाल दिया, मगर यहाँ पर 2L लिया मैंने, L नहीं लिया सिर्फ। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो सरफेस है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो दो लेंथ लिया। और डिस्टेंस यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो चेंज इन डिस्टेंस जो हुआ वो है क्या? dx। तो इसके लिए हम लोग का फॉर्मूला बन गया ये लेंथ इंटू ब्रेथ। ये क्या हो जाता है? एरिया हो जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर DA लिया। बोलो समझा? 2 को भी मिलाकर लिया, इसमें 2 को भी मिलाकर लिया, डायरेक्टली चेंज इन एरिया लिया। बोलो समझा? इतना समझ गया आप लोगों को? अब जरा देखो, हाउ डज द सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन कोरिलेट्स विथ ईच अदर। ध्यान से सुनो, वर्क डन जो होता है, अब यहाँ पर आ रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब कॉन्सेप्ट आ रहा है। वर्क डन जो हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किए? एनर्जी लगाए। एनर्जी देखो, वर्क डन कब हुआ? जब मैंने कोई ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से हटाकर कोई नई पोजीशन पे रखा, इस वजह से उसमें कौन सी एनर्जी क्रिएट हुई? पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हुई। वर्क डन के वजह से एनर्जी क्रिएट हुई।
वर्क डन नहीं होता तो एनर्जी क्रिएट नहीं होती। तो यहाँ पर वर्क डन कुड बी रिप्लेस्ड बाय पोटेंशियल एनर्जी, और इसीलिए हम लोग उसको यहाँ पर ई लिखा है, देखो आपके बुक में, अच्छा डायरेक्टली लिखा है सरफेस एनर्जी। क्या लिखा है? सरफेस एनर्जी इज नथिंग बट इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, बस। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। कुछ समझा? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अभी जरा देखो यहाँ पर कैलकुलेट 2.5, एक्सरसाइज नंबर क्या है? 2.5। ये हम लोगों को अभी सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं विच इज ऑन पेज नंबर 36 राइट हैंड साइड। कैलकुलेट द वर्क डन, यानी कि टू फाइंड हमारा क्या है? W कैपिटल वाला, ठीक है, वर्क डन। कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल। देखो सोप आया है, सोप बबल मतलब 2 आने वाला है, हाँ, टू अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। अभी देखो उसने रेडियस बोल के हम लोगों को एक हिंट दिया है कि भाई ये सर्कुलर या स्फेरिकल शेप है और उसका रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन क्या है कि भाई इसका रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर ऐसा यूनिट के हिसाब से सही है? नहीं है। हमारा ऐसा यूनिट क्या बोलता है? लेंथ कभी भी किस में लेंगे? मीटर में लेंगे। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पहला ही कन्वर्ट कर देते हैं गिवन में ही। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बराबर है। अब मुझे क्या है, देखो वो अपना गरीब वाला, देखो हाँ, क्या ये छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है तो छोटी वैल्यू मिलेगी। छोटी कैसे मिलेगी? बाय डिवाइडिंग CBCD। तो ये छोटा है, कहाँ गया? वो छोटा है ना, ये अभी जो हमारे पास है सेंटीमीटर छोटा है एज कम्पेयर टू मीटर। तो छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है, बड़ा क्या है? मीटर। तो वैल्यू पॉइंट में आएगी। कैसा? डिवाइड करके। कैसे डिवाइड करेंगे? इसको खाली बस यहाँ फेंक दो, इसको खाली बस क्या कर दो? यहाँ फेंक दो। तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर अपॉन 100 इज इक्वल टू सेंटीमीटर। इसको चाहे तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन 10⁻² इज इक्वल मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर। इसको चाहे तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁻² मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर। बोलो समझा? कन्वर्ट हो गया? कन्वर्ट हो गया, समझा? यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस मच मीटर। कोई कन्फ्यूजन? तो इन शॉर्ट मैं इसको कन्वर्ट करके डायरेक्टली लिख देता हूँ। 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, लिखूँ क्या? अच्छा हाँ बोल दिए, 1 इंटू, ठीक है चलेगा। तो ये हो गया इसका रेडियस। इतना समझा? फिर अब करता हूँ मैं, हाँ कर दूँ? इजी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया? तो इसने रेडियस दिया, इसका मतलब ये सर्कुलर है या स्फेरिकल है। सर्कुलर और स्फेरिकल में क्या फ़र्क है पता है? बोलो। हाँ, सर्कल क्या होता है? चपटा, 2D में होता है, समझा? और ये जो है 3D में होता है। खैर, तो ये हो गया। अब द सरफेस टेंशन, अच्छा सरफेस टेंशन दिया है, तो सरफेस टेंशन की वैल्यू बोलो ज़रा, क्या बोला है? 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। बस हो गया। और कुछ दिया है? ग्रेविटी कुछ नहीं दिया, क्योंकि ग्रेविटी की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब इतना वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाता है? अरे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है। मगर अभी हम लोगों ने डिराइव करके देख लिए कि वर्क डन हमारा रिलेटेड टू सोप सोल्यूशन वगैरह क्या हो जाता है? बोलो, T इंटू, अच्छा सुनो, 2 ये T है इंटू 2L, हाँ, इंटू, ये समझा? ये क्या था? T इंटू क्या था वो? DA। 2.5 एडिट तो एडिट देखो इधर, इंटू 10⁻²। क्या हो गया? सरफेस टेंशन लिया मैंने, बोलो लिया कि नहीं लिया? इंटू, अभी देखो एरिया, एरिया ऑफ स्फीयर है। क्यों स्फीयर है? बोलो, क्योंकि वो सर्कल है, उसने बोला है उसका रेडियस है, तो उसका क्या रहेगा? 4
पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? ये फॉर्मूला है जो आपको बाय हार्ट करना है कि भाई सरफेस एरिया, सॉरी एरिया ऑफ स्फीयर इज नोन, मतलब उसका फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। ये मेरा भी नहीं है, ये आपको याद रखना है। समझ आया? लेट अस पुट इन द वैल्यू। ठीक है, 2.5 इंटू 10⁻², इसका कोई लेना देना नहीं है, इंटू 4 इंटू पाई क्या है 3.14 इंटू रेडियस क्या है 1 इंटू 10⁻², द होल स्क्वायर। ये जब यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो अब देखो मैं एक काम करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, इसको और इसको एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3.14 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, ये हो गया 1, 4 1 ज़ा 4, 5, 4 3 ज़ा 12, 2 के बाद तो ये आ गया क्या 2.5 इंटू 10⁻² इंटू, ठीक है 12.56 इंटू, और ये देखो 2 2 ज़ा, अब मैं डायरेक्टली इसको -4 लिखूँ, चलेगा क्या? ठीक है, ये हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखो, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया 2.5, अरे समझा? चलो 5 6 ज़ा 0, कैरी 3, 5 5 ज़ा 25, 28, समझ आया? 2, 5 2 ज़ा 10, 12, 1, 5 1 ज़ा 5, 6, 0, 6 2 ज़ा 12, 1, 5 2 ज़ा 10, 1, ठीक है 2 2 ज़ा 4, 5 और 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया 0, ये आ गया 1, तो ये कितना हो जाएगा 4, 4 आएगा ना 10 का, और ये हो जाएगा 11, 1, ये 3, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, उसमें क्या हो गया? ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 2 0 0, ये हो गया 8, ये हो गया 2, ये हो गया 6, लो हो गया, कितने के बाद है 3 के बाद 0, बराबर है 62800, हो गया ना? हाँ, अभी देखो तो ये क्या हो गया, अभी 2 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या आ गया 62.80 इंटू 10⁻⁻6। एक अगर मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा 6.280 इंटू 10⁻⁻5। यह आ गया आंसर जूल। वर्क कभी भी जूल में आता है। छोड़ दो ना, इतना काफ़ी है ना, तीसरा डिजिट पे ध्यान नहीं देते। इतना समझा आप लोगों को? इन शॉर्ट सोप बबल में एरिया से पहले 2 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। कौन आओ ऐसी रहो, कौन आओ ऐसी रहो, कौन आओ ऐसी रहो, कौन आओ ऐसी रहो, अरे समझा? हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अभी ध्यान से देखिए, नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक विच इज बीन गिवन ऑन पेज नंबर 37, 2.4.3 एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसके बारे में बोल रहा है? फ्लूइड के एंड इट्स कंटेनर के, कंटेनर के, ये दो के बेसिस पे बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आप लोगों को पता है कॉन्टैक्ट मतलब क्या? जहां पर दोनों मिल रहे हैं या एक दूसरे से टच हो रहे हैं। ठीक है, एंगल मतलब क्या? अभी आपको पता है कि दो लाइन के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, और वो एंगल 3 टाइप का हो सकता है, मेरे को ज़्यादा नहीं मालूम। एक्यूट हो सकता है, एले चना चना छोटा छोटा, है ना। फिर एक होता है ऑब्ट्यूज हो सकता है, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और बस ना, ये 3 होते हैं बस। जीरो एंगल भी होता है, बहुत सो नाइस, तो जीरो एंगल भी लिख देंगे। ठीक है, हाँ वहाँ लिखा है इसके लिए। ठीक है, तो ये 4-5 है। हाँ, इसी के ऊपर बेस्ड ये एक डायलॉग है, कौन आओ एसी राव। ठीक है, वो मैं देखता हूँ, पहले मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड्स अपॉन, या ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसके ऊपर बेस्ड है? फ्लूइड एंड इट्स कंटेनर। हाँ, क्या है ये? फ्लूइड एंड इट्स कंटेनर के ऊपर डिपेंड है। तो याद रखो, मेरे को एक्चुअली यहाँ लिखने का था, फ्लूइड और कंटेनर। फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या है? कौन सा फ्लूइड डाल रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, और कंटेनर कौन सा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है।
ठीक है। अब मैं आपको मिसाल के तौर पे मैंने 3 चीज़ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को जस्ट बताता हूँ। सपोज करो ये लिया मैंने क्या, ग्लास का कंटेनर, बहुत बड़े बड़े हैं, महंगे जाएंगे ना, ठीक है। ये हो गया ग्लास का कंटेनर, ये 3 कंटेनर ले लिया मैंने, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए प्लीज़, आप लोग तो ध्यान से ही सुन रहे हो, यहाँ पर सुनिए, ये ग्लास है, ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास मटेरियल है, ये दोनों भी ग्लास मटेरियल है, ये दोनों भी ग्लास मटेरियल है। मगर सपोज करो ये सिल्वर, अरे राजा महाराजा, मैंने सुना हो एक्टर और एक्ट्रेस लोग भी सिल्वर में पीते, मैंने कभी नहीं पिया, लेकिन खैर, तो ये जो है सिल्वर का जो एक कंटेनर है कि नहीं, है, ठीक है। अब इस ग्लास में सपोज करो केरोसिन, केरोसिन पता है आपको, मोहसिन का दोस्त केरोसिन, ठीक है। और दूसरा जो है इसके अंदर क्या है, मर्क्यूरी, हाँ, और तीसरे इसमें क्या है, वाटर। अभी ज़रा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। अभी यहाँ पर ध्यान से सुनिए, जब केरोसिन को ग्लास यानी कांच के इसमें, ग्लास मतलब अपना पीने का ग्लास वैसा वाला नहीं, मतलब ग्लास मतलब कांच के इसमें अगर डाला जाए तो याद रखो इसके अंदर ऐसा कुछ आएगा। अरे यार ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, इसके अंदर क्या होगा, कुछ ऐसा मिनिस्कस, मिनिस्कस वर्ड का मतलब होता है चांद, मिनिस्कस का मतलब है, मैंने शायद तुम लोग को बताया था 10th में, मिनिस्कस, हाँ, मिनिस्कस मतलब क्या, चांद। ये तो लगा स्माइल कर रहा है, लेकिन चांद, समझ में आया, या जीभ चिड़ा रहा है, ठीक है, तो ये चांद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बताता हूँ, ठीक है। अब मर्क्यूरी को अगर ग्लास में डालेंगे, अच्छा ये जो बन गया ये क्या है, कॉनकेव, क्योंकि केव क्या होता है, ऐसा, ऐसा बनता है, तो ये क्या हो गया, कॉनकेव। अब आप लोग आहिस्ते आहिस्ते समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। और इसके अंदर हल्का, ये हल्का सा रहता है, बहुत ज़्यादा हो गया, या तो ऐसा दूध ऊपर आ रहा है भाई उबल के, ठीक है, तो ऐसा हल्का सा बल्जिंग रहता है, तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स। अब देखो ज़रा ध्यान से सुना, चलो कॉन्वेक्स पहले मैं लिख देता हूँ, मेरे को कन्फ्यूजन नहीं चाहिए आप लोगों के लिए, समझ में आया। और तीसरा जो मैं बोल रहा हूँ, सिल्वर के इसमें अगर हम लोगों ने पानी डाले तो देयर विल बी नो कॉन्वेक्स नो कॉनकेव, इट विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन। सिल्वर वाले ग्लास में अगर पानी डालें, कांच वाले में डालेंगे पानी ऐसा ही रहेगा, कॉनकेव वाला रहेगा, लेकिन सिल्वर के ग्लास में ये ऐसा रहेगा। इतना समझा, 3 बातें याद रखने का है, ठीक है, वो मैं तुम लोगों को थोड़ा समझाता हूँ। पहले देखो क्या हो जा रहा है भाई, जिसको बंद करो, हाँ सर उठो ज़रा, सर आप भी उठो, ये बात पे ध्यान दो। देखो मैं बहुत क्रिएटिव नहीं हूँ, सर बैग वैग सब साइड में रखो, उधर ही रखो, उसके बैग पे रख दो। सर आप हट जाओ, अजय देवगन सर हट जाओ, बैग हटा दो, इधर आ, आप उसका हाथ पकड़ो, अबे तू नहीं पकड़, तुम पकड़ो, जरा ध्यान से सुनो, हाँ चल ठीक है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, इधर इधर पकड़ने का रहता है, भाग जाएगा रहता है। मैं कंटेनर का ये एंड हूँ, वो वाले भाई कंटेनर के दूसरे एंड है, और ये शरबत है, मतलब ये लिक्विड है। अब जरा ध्यान से समझो, ठीक है, हम दोनों कैसे लुक्के दिख रहे, दुबले पतले पतले दिख रहे, तो ये आगे चला जाएगा, कुछ समझ में आ रहा है, यानी हम लोग उसको जाने नहीं दे रहे। सपोज करो सामने शाहरुख खान खड़ा है और ये बहुत फैन है, उसको नहीं पता कि बाजू में भी कौन है, लेकिन यार पूरा वीडियो खराब कर दिया। अच्छा चलो, तो ये आगे जाएगा, अरे जा आगे कोशिश कर, हाँ ये देखो ये आगे गया। इसका मतलब क्या, अगर ये हम दो, सर पकड़ो ना, अगर ये हम दोनों के पकड़े रहने के बावजूद भी आगे जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स या ताकत ज़्यादा है। हाँ ज़्यादा बड़ा फैन है, आदमी भी बड़ा है, इतना समझा, बोलो सही कि नहीं। इसका मतलब कोहेसिव फोर्स इसमें ज़्यादा है, कॉन्वेक्स वाला जो होगा इसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, तभी वो आगे निकल रहा है, और ये हम लोग दोनों गरीब लोग, अरे समझा, वापस पकड़ो,
अब हम लोग दोनों हट्टे कट्टे, सर पकड़ना पड़ता है, और इसको हम लोगों ने ऐसा दबा दिया, चलो नया निकाल। इसका मतलब एडहेसिव फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स, तो ये अंदर जाएगा। समझ गया तुम लोगों को? तुम लोगों को समझा कि नहीं समझा? समझ गया ना? तो याद रखो प्लीज, ये बात याद रखो कि अगर आपको कॉनकेव वाला शेप अगर कंटेनर में दिखा, समझ जाना कि कंटेनर का एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। तो एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, और अरे एडहेसिव फोर्स ज्यादा, पीछे ढकल रहा ना मैं, ऑडियंस को पीछे ढकल रहा हूं, तो ऑडियंस मेरे से कमजोर हो गई, तो इसका मतलब कोहेसिव फोर्स कम है। अरे है ना, एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। ठीक है, ध्यान से देखो। क्या लिखा है? एडहेसिव फोर्स ज्यादा है कौन, और ये क्या है? कोहेसिव फोर्स कम है। इस वजह से कॉनकेव है, इस वजह से कॉनकेव है, इस वजह से कॉनकेव है। बोलो सही है। और जिसमें ये आगे जा रहा था, तो सपोज करो अब ये आगे जा रहा था और हम दोनों मजलूम, पगार नहीं मिली इसके लिए हम लोग भी काम दिल से नहीं कर रहे थे, तो क्या हो गया? ये आगे चले गया था। तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉन वर्ड को मैं हटा दे रहा, इसका मतलब क्या हो गया कि एडहेसिव फोर्स कम है और कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। बोलो सही है कि नहीं? सही है। तो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। अरे कॉन्वेक्स है ना, डर रहे क्यों? उस पर ध्यान मत दो, इतना समझा? ध्यान से सुनो, जब कभी भी कॉन्वेक्स, या उल्टा बोलूं, जब कभी भी कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहेगा तो कौन सा बनेगा? कॉन्वेक्स वाला बनेगा। और जब आप उसको कंटेनर को खाली करोगे, not a single drop will be found in this container, that means it will remain unwet होगा। समझ में आ? हाँ, यानी वेट नहीं होएगा। ये वेट की स्पेलिंग सही है? सही है ना? हाँ, समझ में आ गया? अब यहाँ पर हमारी, हाँ जाने दो, पहला मेरी बात समझो, इतना मुश्किल से मैं पकड़ रहा हूँ उसको। अब हम लोगों ने इसको ज्यादा टाइट पकड़े हैं, तो ये अंदर ही है, मतलब एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो कॉनकेव बनेगा। साथ ही साथ जब इसको खाली करेंगे तो इसके सरफेस पे कुछ ना कुछ लिक्विड के ड्रॉप्स रहेंगे, मतलब ये वेट रहेगा। अरे समझा? डायलॉग क्या है? अरे हाँ, और इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, जरा ध्यान से सुनो। इसके अंदर कंडीशन क्या है? एडहेसिव फोर्स इज इक्वल टू कोहेसिव फोर्स। अगर इक्वल रहा तो देयर विल बी नो कॉन्वेक्स नो कॉनकेव, इट विल बी स्ट्रेट लाइन, श्रीलंका, इट विल बी स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये जो है इसके ऊपर हल्का सा वेटनेस रहेगा जरूर, एज कंपेयर टू दिस थोड़ा कम रहेगा, लेकिन रहेगा जरूर। बोलो समझा? कोई कंफ्यूज हुआ? बोलो जल्दी, कंफ्यूज हुआ? कंफ्यूज हुए सर? हो गया? हाँ, ये हल्का सा वेट रहेगा, इसके मुकाबले कम, लेकिन वेट रहेगा, क्योंकि दोनों का 50-50 मिक्स है ना। अरे समझ रहा है कि नहीं? सॉरी, ध्यान से सुनो। ये जो है ना, ये कंटेनर, इसके ऊपर आपको एंगल बनाना है, विश करेंगे, इसके ऊपर आपको एक एंगल बनाना है। देखो एंगल है ना, दोनों की कांटेक्ट की वजह से बना, तो दोनों की लाइन के बीच में एंगल बनेगा। ठीक है, एक लाइन इधर जाएगी जो कंटेनर की, वो तो हमेशा स्ट्रेट ही रहेगी, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, ऐसी ही रहेगी। ठीक है, अब देखो ये क्या हो रहा है, ये ऐसा जा रहा है, दिख रहा है, ऐसा जा रहा है, तो लाइन कैसी जाएगी? ऐसी जाएगी, तो क्या बनेगा? एक्यूट बनेगा। क्या बनेगा? एक्यूट एंगल बनेगा। कुछ समझा? अब देखो ये लाइन किधर जा रही है? ऐसी जा रही है, देखो ऊपर की तरफ जा रही है, तो लाइन ऐसी खींचो, ऐसी खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज बनेगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर रहेगा तो क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। अब आ जाता है मेरा डायलॉग। ठीक है, कौन आओ एसी राव। हाँ, अब जरा ध्यान से देखो, जब कभी भी यहाँ पर, हाँ, जब कभी भी कौन जीत रहा है? कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहेगा। पहला मैंने हमेशा फोर्स को ही रखा हो, सीक्वेंस सेम रहेगा मेरा। जब कभी भी कोहेसिव फोर्स ग्रेटर रहेगा देन एडहेसिव फोर्स, तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। तो क्या बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल बना तो क्या हो जाएगा? इट विल बी नॉन वेट, यानी कि कंटेनर क्या होगा? गीला नहीं रहेगा।
अब यहाँ पर देखो दूसरी कंडीशन, अधेसिव फोर्स ज़्यादा है, अधेसिव फोर्स ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल बनेगा। एक्यूट एंगल बनेगा तो इसके अंदर का अगर पानी जो रहेगा खाली करने के बाद भी वेट रहेगा। इतना समझा। अब यहाँ पर दोनों क्यों लिखा हूँ मैंने, क्योंकि एक्यूट सॉरी अधेसिव एंड कोहेसिव बोथ आर इक्वल। अगर बोथ आर इक्वल रहेगा तो क्या रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा और इसके अंदर भी वेटनेस रहेगा मगर थोड़ा कम रहेगा, ऐसा मैंने बोला समझा। कौन आओ एसी राव, ये प्लीज याद रखो। इसके अंदर क्या हो जा रहा है, पहला वाला जो लेटर है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन पावरफुल है, यानी कि क्या ये कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, मतलब मोर देन 90 डिग्री बनेगा। अगर मोर देन 90 है तो समझ जाना कि भाई ऐसा बन रहा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो कंटेनर को अगर खाली करेंगे तो इट विल नॉट रिमेन वेट, ये नॉन वेट रहेगा, मतलब अनवेट रहेगा। एक्चुअली यू आना चाहिए मगर एनीवे, ठीक है। आव का मतलब क्या, ए से क्या हो रहा है, गीला नहीं रहेगा, पूरा लिक्विड कंटेनर को छोड़ देगा। क्यों, क्योंकि उन लोग के अंदर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो सब लोग इतना फोर्स है कि उसको खींच लेगा। नेचुरली हाई वाला जीत जाएगा, लो वाला हार जाएगा। यहाँ पर अधेसिव फोर्स ज़्यादा है, मतलब कंटेनर के वॉल लिक्विड पे ज़्यादा प्रेशर या फिर पकड़ मजबूत रखे है, तो उस टाइम पे एक्यूट एंगल बनेगा। एक्यूट एंगल मतलब क्या, कॉनकेव बनेगा। और अगर कंटेनर को खाली करेंगे तो उसके अंदर वेटनेस रहेगा। फिर तीसरा एंड आखिरी, 9th वाले आ गए, 12th 11th वाले आ रहे होंगे। आखिरी वाला क्या है, ए सी। ए सी मतलब क्या, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, मतलब अधेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स दोनों इक्वल रहेंगे। उस टाइम पे क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और खाली करने पे वेटनेस रहेगा मगर बहुत कम मॉलिक्यूल्स रहेंगे एज कंपेयर टू दिस वन। तुम लोगों को समझा, कौन है जिसको नहीं समझा, एंगल कैसा बना समझा, एकदम सिंपल है। अच्छा प्लीज ये याद रखो, कंटेनर्स तुमको याद रखने पड़ेंगे। सिल्वर में ही पानी 90 डिग्री बनाएगा, अगर ग्लास में लेंगे तो फिर ये वाला बनाएगा। इसके लिए कंटेनर भी लिखना ज़रूरी है कि तुम एग्जाम्पल में बोल क्या रहे हो। समझ में आया, ये पूरा ग्लास है, ये दोनों कांच है, ये सिल्वर है। सर आपको समझा आपको, कौन आओ एसी राव, ये याद रखो, कौन आओ एसी राव। अभी क्या करेंगे, ऐसा याद रखना पड़ेगा। इस बहाने राव को याद किया, समझ में आ गया, ठीक है।